नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई क्लास में। देखिए, इससे पहले हमने 2 क्लास ली थी पाठ 4 विज्ञान विषय से, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। और आज हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं से होते हुए, महत्वपूर्ण परिभाषाओं से होते हुए आज हम पाठ्य पुस्तक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके बारे में करेंगे। देखिए, कार्बन एवं उसके यौगिक, यहाँ पे पेज नंबर 68, पेज नंबर 68 के प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने क्या करना है, सबसे पहले परमाणुओं की संख्या आपने याद रखनी होगी। जैसे हाइड्रोजन जो होता है जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है, उसके बाद हीलियम होता है जो कि 2 नंबर पे आता है, लिथियम 3 नंबर पे आता है। इस तरह आपको याद रखनी है। देखिए, कार्बन जो होता है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और यहाँ पे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या देखनी, यहाँ पे हमें दे रखा है CO2, यहाँ पे एक तो दे दिया हमें कार्बन और एक दे दिया हमें ऑक्सीजन। कार्बन 6 नंबर पे होता है और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हमारा 8 नंबर पर होता है। तो यहाँ पे कार्बन के परमाणु की जो संख्या दे रखी है वो कितनी है, 6 है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे वो 2 और 4 है। कैसे, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। हमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करना है। तो जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसके चारों तरफ एक कक्ष घूमता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। पहले इसके अंदर आपके कितने होंगे, आपके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 होगी, जिसको हम K के नाम से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है हमारा, उसको हम L से डिनोट करते हैं। उसके अंदर 8 हमें काउंट करने हैं। लेकिन कार्बन के पास, अब आप देख रहे होगे कार्बन के पास कुल मिला के 6 है, 2 हमने पहले K के अंदर भर दिए। और इसके बाद यदि हम बात करें कार्बन के पास 4 बचे, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें तो 2,4 होता है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,6 होता है। यानी कि उसके दूसरे कक्ष के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि पहले के अंदर 2 आ जाएंगे। टोटल हमारे कितने हैं, 8 है, पहले के अंदर 2 आ गए और इसके बाद 6 बचेंगे, 6 हमारे दूसरे कक्ष के अंदर आएंगे। तो कार्बन परमाणुओं को अष्टक बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे 8 बनाने के लिए देखिए +4 चाहिए और यहाँ पे आपको 8 बनाने के लिए +2 चाहिए। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन परमाणु के 2 युग्म इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी एक ऑक्सीजन परमाणु तथा अन्य 2 युग्म इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से कर सकता है। अतः कहने का मतलब क्या है, देखिए हमने नेक्स्ट पेज पे बना भी रखा है कि जैसे कार्बन है और कार्बन के बाहरी कक्ष के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमने लिखे। और ऑक्सीजन जो है दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, CO2 है। और ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन के बाहर जो कक्ष होता है, बाहरी कक्ष होता है, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके अंदर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे कार्बन जो है 4, 2 इससे लेगा हमारा और 2 इससे लेगा। तो हम अलग पेन से इसको डिनोट करके दिखा रहे हैं कि जो ये कार्बन है वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह पूरे कर लेगा। और यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 है और जो कार्बन से वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऑक्सीजन की यदि हम बात करें
तो ये हमारा ऑक्सीजन 2 इससे ले लेगा और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से 2 यहाँ से ले लेगा। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर यदि हम देखें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, इसके अंदर जो होंगे एक ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहे हैं, तो इसके अंदर C डबल बॉन्ड O, इधर भी C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ये हमारी उन्होंने कहा था केवल कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है, तो ये हमने यहाँ पे आपको बताई और हर क्वेश्चन के अंदर आपने इसी तरह करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है कि सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। देखिए सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले में सल्फर का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है, 16 है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, पहले कक्ष में 2 भरे जाएंगे, दूसरे में 8, 10 कंप्लीट हो गए, बचे हमारे पास 6। तो सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर 6 होंगे। तो अब सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्ष में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन है। इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। और सल्फर का आणविक सूत्र क्या होता है, S। देखिए सल्फर का आणविक सूत्र है सल्फर का S। अतः सल्फर अणु में 2 सल्फर परमाणुओं के बीच एक युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। देखिए जैसे हमने कार्बन में दिखाया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। और सल्फर अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार है, अभी यहाँ पे देखें नेक्स्ट पेज पे है। यहाँ पे देखिए एक अंगूठी के आकार की बनाने की कोशिश हम करेंगे। देखिए सल्फर में 2 S यहाँ पे लिए हमने, इधर एक, इधर भी एक, हमारे कितने हो गए, और इधर भी एक, इधर भी एक, ये हमारे 6 और 2 हमने यहाँ पे लिए, 8 हमारे हो गए हैं। और अंगूठी के आकार की सल्फर के बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए 8 होते हैं। तो एक ये इसको देने की कोशिश करेगा और एक ये इसको देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे 2 और 2 4 6, हर पे आपने इसी तरह लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है 6, क्योंकि सल्फर के का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखें तो उसके बाह्यतम कोश के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे देखिए एक इसको देंगे और एक इसको देंगे, देखिए 2, और बाकी के जो 4 बचे हम इस तरह डिनोट कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे तो एक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे देंगे और इधर भी हमें एक ऐसे और एक ऐसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। हर सल्फर के अणु को हमने 6 इलेक्ट्रॉन बांट देने हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक इससे, तो यहाँ पे आपके हो गए 6, एक ये रहा, एक ये रहा, इसमें 6 ये हो गए आपके। इसी तरह एक ये इसको, एक इसको, 6 ये इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका एक है, इसका एक है, बाकी 4 यहाँ पे लगाएंगे हम। देखिए अब हमें क्या करना है, मैं पेन बदल लेता हूँ। यहाँ देखिए ये सल्फर है, जैसे ये सल्फर है, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन और एक सल्फर इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये हमारा 6 बनाएगा। ऐसे ही ये सल्फर 1 और 6 इसके पास है, एक दूसरे से लेगा और ऐसे हमारे कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। इस तरह आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह सल्फर जो है अन्य अणुओं के साथ यानी कि इलेक्ट्रॉनों के साथ अपना क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हम बॉन्ड बना के बात करें तो एक बॉन्ड बन जाएगा, इसी तरह इसका ये बॉन्ड बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सल्फर जो है अपने अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ दूसरे सल्फर के इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोगी आबंध बनाने की वो करेगा। तो यहाँ देखिए इस तरह आपने हर एक के बना लेने हैं, तो आपने ये डायग्राम बनाना है। और इसके बाद पेज नंबर 76 के प्रश्नों की बात करते हैं। पेज नंबर 76 पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समन्वयों का चित्रण कर सकते हैं। देखिए पेंटेन जो होता है आपका C5H12 होता है। देखिए कैसे, क्योंकि पेंटेन जो है एल्केन के अंदर आता है और एल्केन के अंदर
CnH2n+2 ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, यानी कि कार्बन की जितनी संख्या होगी वो 5, वही n की संख्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम C5 और 2 पंजे 10, 10 और 2 12, तो H12 हो जाएगा। अब पेंटेन के 3 संरचनात्मक समन्वय का चित्रण करना है। देखिए कैसे, देखिए पहले हमने क्या किया, कार्बन 1 2 3 4 और 5 लिया और हमने क्या किया, हर एक पे हाइड्रोजन लगा दी। गिनने से पता चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, तो ये नॉर्मल वाला है, तो इसको हम एन पेंटीन डालेंगे। दूसरी बात, अब हम इसमें से इसके समन्वय को निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, इन 5 में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। जब भी हम किसी भी समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि आइसोमर्स बनाते हैं, तो वो हमारे एंड पॉइंट पे, यानी कि अंतिम छोर, यानी कि किनारे वाले सिरे पे नहीं लगता, इसलिए हम एक छोड़ देंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे गिनने के बाद भी हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा आइसोपेंटीन। तो इसको हम आइसोपेंटीन बोल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ये आया हुआ, ये इसका एक साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद यदि हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा इसका नाम नियोपेंटीन। क्या आएगा, नियोपेंटीन नाम आएगा। तो यहाँ पे हम 2 कार्बन निकाल लेंगे, किनारों को छोड़ के एक बचा है तो उसके दोनों छोरों पर हम लगा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं और जिनके कारण हमें चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। देखिए कार्बन के 2 गुण हैं। देखिए पहला है श्रृंखलन गुण और दूसरा आपका है चतुष्क संयोजकता। पहले हम श्रृंखलन गुण की बात कर लेते हैं कि कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध या बंध बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। कि कार्बन क्या करता है, अपने अन्य परमाणुओं के साथ, या तो वो कार्बन का परमाणु है तो वो आबंध बनाने की क्षमता रखता है। इस गुण को हम श्रृंखलन गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। इसके कारण कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला वाले यौगिक या बंद वलय जैसी संरचनाओं के यौगिक बना सकते हैं। तो श्रृंखलन गुण का आपको पता चल गया कि कार्बन जो है, कार्बन के अंदर कार्बन के अन्य जो परमाणु होते हैं उनके साथ आबंध बनाते हैं, उसको हम श्रृंखलन गुण बोलते हैं। इसके बाद चतुष्क संयोजकता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और इसलिए इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु या कुछ अन्य संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ बंधन बनाने की क्षमता होती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 संयोजकता है तो 4 परमाणुओं के साथ इसके अंदर कैपेबिलिटी है, यानी कि क्षमता है। और इस गुण के कारण ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और अन्य अनेक तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साइक्लोपेंटेन की। देखिए पेंटेन का फॉर्मूला आपको पता है C5H12 होता है, लेकिन साइक्लोपेंटेन आने से हाइड्रोजन 2 अपने आप हट जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, अटैच हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए साइक्लोपेंटेन C है, ये 2, एक ये कार्बन के 4 हमने ये बना दिए, 1 2 3 4। अब कार्बन अपने 4 पूरे करेगा, एक तो इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, कार्बन इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। तो इसने अपने 8 पूरे कर लिए हैं। और ऐसे यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अपने यहां से 2 पूरे कर रहा है। यहां पे सॉरी, हाइड्रोजन जो है अपने यहां से 2 पूरे कर रहा है। देखिए ये 2 पूरे कर रहा है, इधर भी देखिए, सॉरी कार्बन नहीं करेगा, हाइड्रोजन अपने 2 पूरे कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए साइक्लोपेंटेन में आपने C5H10, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं C1 2 3 4 और 5। देखिए एक हाइड्रोजन 2 कार्बन इसके साथ मिला। अब इस कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन बनाएंगे। अब इस कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन बनाएंगे, इस कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन बना लेंगे और इस कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन बनाएंगे। तो इस तरह हमारे यहां से काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन होंगे। इसलिए साइक्लोपेंटेन का जो फॉर्मूला है C5H10 होता है।
इसके बाद निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। देखिए पहला है इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है CH3COOH। तो इसका हमने डायग्राम बनाना है CH3। देखिए यहाँ पे मैंने H3 लगा लिया, यहाँ पे C कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ देखिए एक डबल बॉन्ड और O और H, तो CH3C डबल बॉन्ड OH। क्योंकि देखिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन को अपने 4 पूरे करने हैं, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को अपने 2 पूरे करने तो 1 और 1 2, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 पूरे करने हैं तो एक यहाँ से पूरा करेगा कार्बन से और एक हाइड्रोजन से पूरा करेगा। इसके बाद दूसरा है ब्रोमोपेंटेन। देखिए ब्रोमोपेंटेन में ब्रोमो को हम आगे एक किनारे पे लगाएंगे, या हम यदि दूसरे पे लगा रहे हैं तो 2 ब्रोमोपेंटेन बोलेंगे, यदि एक पे लगा रहे तो 1 ब्रोमोपेंटेन बोलेंगे। तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन 1 2 3 4 5 C5H12 होता है। लेकिन एक यहां से आपका हट जाएगा तो 11 हो जाएगा, प्लस में आप ब्रोमो लगा सकते हो, तो इसको बोलते हैं C5H11Br। तो ये 2 पे लगा सकते हो, 3 पे लगा सकते हो, तो उसको 1 पे लगाया तो 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 पे लगाया तो 2 ब्रोमोपेंटेन, और 3 पे लगाया तो 3 ब्रोमोपेंटेन। तो इसके 3 समवाय बन सकते हैं, संभव है। इसके बाद ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन में 4 होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H। देखिए इसके अंदर देखिए कार्बन की मात्रा ब्यूटेनॉन है तो हमारा कीटोन हो गया ये, तो COCH3 ऐसे बनेगा। तो CH3 देखिए CH3 हमने यहाँ पे बना दिया CH3, फिर CH2 बनाया, फिर C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे बनेगा। तो ध्यान देना ब्यूटेनॉन और हेक्सेनल में क्या है, ये नल है तो हेक्सेनल एल्डिहाइड ग्रुप है, तो CHO ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर। तो आपने 1 2 3 4 5 6 और छठे पे आपने CHO ग्रुप यानी कि O डबल बॉन्ड पे आएगा, H1 पे आएगा। इसके बाद इन क्वेश्चन नंबर 5 में निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करें। देखिए CH3 CH2 Br है, तो यहाँ पे देखिए C कितनी है, C2 है, H5 है और Br है, तो इसका नाम है ब्रोमो इथेन। इसका नाम है ब्रोमो, जो होता है प्रीफिक्स होता है पहले लगता है, तो ब्रोमो इथेन हो गया। यदि हम इसकी बात करें तो मिथेनल हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड CHO लगा हुआ है तो नल ग्रुप लगा हुआ है मिथेनल, तो एक कार्बन है तो मिथेनल बनेगा। अब ये देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये आइन है, यानी कि अब कार्बन गिन लेते 1 2 3 4 5 6, तो हेक्साइन है, तो 6 कार्बन होने की वजह से हेक्स होता है और ट्रिपल बॉन्ड लगने से आइन हेक्साइन बन गया। इसके बाद पेज नंबर 79 के प्रश्नों को देखते हैं। वो कह रहा है इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रम में ऑक्सीजन इथेनॉल के साथ संयोग कर लेते हैं, यानी कि इथेनॉल में जुड़ जाती है। देखिए C2H5OH ये हमारा इथेनॉल है और ये हमारा ऑक्सीजन है, और ये बन गया CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड बन गया और वाटर हमारा बाहर निकलेगा। तो यह क्रिया KMnO4 और K2Cr2O7 जैसे ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ऑक्सीजन तथा इथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि इथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। देखिए इथाइन मतलब होता है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक असिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कम होने के कारण वायु में अपूर्ण दहन होता है। वायु के अंदर क्या होता है, अपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण
वेल्डिंग के लिए आवश्यक ऊष्मा से कम ऊष्मा मिलती है। देखिए ये दोबारा सुनिए, इथाइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बहुत ही कम होने के कारण वायु में पूरी तरह से नहीं जलता, जिसके कारण वेल्डिंग के लिए आवश्यक ऊष्मा से भी कम ऊष्मा मिलती है। परंतु ऑक्सीजन और इथाइन, देखिए ये इथाइन दे रखा, ये ऑक्सीजन, इसके मिश्रण का दहन किया जाता है तो इथाइन का पूर्ण दहन हो जाता है और वेल्डिंग के लिए उपयुक्त मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित हो जाती है। तो प्रश्न यही कह रहा था कि आप बता सकते कि इथाइन वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें कम ऊष्मा मिलती है। अब पेज नंबर 83 के प्रश्न की प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल और कार्बोक्जिलिक अम्ल में कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो अल्कोहल और कार्बोक्जिलिक अम्ल में अंतर कैसे करना है, यदि हम टेस्ट स्वरूप यानी कि परीक्षण स्वरूप सोडियम कार्बोनेट परीक्षण करते हैं तो अल्कोहल के साथ कोई भी क्रिया नहीं होती, लेकिन कार्बोक्जिलिक अम्ल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यदि लिटमस परीक्षण करेंगे तो इसमें कोई रंग परिवर्तित नहीं होता, लेकिन कार्बोक्जिलिक अम्ल है और अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है क्षार के KMnO4 परीक्षण। तो गुलाबी रंग समाप्त हो जाता है और इसमें कोई क्रिया नहीं होती, और गुलाबी रंग में भी यदि क्षार के है तो कोई भी गुलाबी रंग में परिवर्तन नहीं होगा। ऑक्सीकारक क्या है? देखिए ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं एवं उन्हें ऑक्सीकृत कर देते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं और K2Cr7O तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको देखिए जो हमने पीछे लिखा हुआ था पोटेशियम, वो हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, पोटेशियम देखिए पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉरी। तो ये हमारे ऑक्सीकारक है जो कि ऑक्सीजन उन पदार्थों तक ले जाते हैं। इसके बाद क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते कि कोई जल कठोर है या नहीं? देखिए हम नहीं बता सकते, लेकिन डिटर्जेंट का उपयोग करके ये नहीं बताया जा सकता कि कोई जल कठोर है या नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर जल में भी झाग बना सकता है। यह साबुन की तरह कठोर जल में सफेद अवक्षेप नहीं बनाता। देखिए डिटर्जेंट से हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है कठोर जल में भी और जो मृद जल होता है उसमें भी, यानी कि सॉफ्ट वाटर होता है उसमें भी झाग बनाता है। प्रश्न नंबर 2 पेज नंबर 85 के प्रश्न है, लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़ों को पत्थर पर पीटते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? तो पहली बात सुनिए, जब कपड़े पर साबुन लगाया जाता है तब साबुन की हाइड्रोकार्बन पूंछ कपड़े पर लगी ग्रीस या गंदगी में घुस जाती हैं और कपड़े की सतह और पानी पर आ जाती है। इसके कारण जल का स्थायी तनाव कम हो जाता है, यानी कि सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और जल पर गंदगी की जो सतह है या तय मतलब लेयर जम जाती है। इसके बाद इसे कपड़े से हटाने के लिए कपड़े को पत्थर पर पटकना या ब्रश से रगड़ना या वॉशिंग मशीन में उसे डालना, रगड़ना, इसलिए उस गंदगी को हटाने के लिए हम ऐसा सब कुछ करते हैं। देखिए आज के लिए हमें पाठ्य पुस्तक के ही प्रश्न करने थे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।